हेलो फ्रेंड्स, पिछले स्लाइड में हमने मार्केट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के डेफिनेशन से और जानते हैं कि ये क्या होता है। Market structure refers to number and type of firms operating in the industry. स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यानी कि एक तरह का ढांचा समझ लीजिए। तो क्या मार्केट स्ट्रक्चर रिफर्स टू नंबर एंड टाइप ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री। किस तरीके के फर्म्स जो है, आप समझ लीजिए इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती है और फर्म एक तरह से मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन करती है गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, तो किस तरीके के डिस्ट्रीब्यूटिव फर्म्स जो है ऑपरेट कर रहे हैं एक इंडस्ट्री में, उस वो हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर के जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, पहले उसको जान लेते हैं। फैक्टर्स विच डिटरमाइन मार्केट स्ट्रक्चर आर: फर्स्ट, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा कैसा मार्केट स्ट्रक्चर, ये हम कैसे जानेंगे? कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें जानने होंगे ये जानने के लिए कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो पहला है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। If there is large number of buyers and sellers, an individual buyer or seller is not in a position to influence the price of a commodity. मान लीजिए कई सारे बायर्स और सेलर्स हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। अगर 100 बायर्स और सेलर्स हैं और अगर उसमें से एक बायर या सेलर कह रहा है कि देखो ऐसा है, सेलर कहता है कि बाकी के 99 लोगों से कहता है कि ऐसा है कि हमें इसका प्राइस घटा देना चाहिए, तो क्या कभी भी कोई सहमत होगा? नहीं होगा, क्योंकि 99 लोग अगेंस्ट में है, एक की बात कोई नहीं सुनेगा। हाउएवर इफ देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ कमोडिटी, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सामान है जो सिर्फ मैं ही बनाती हूँ और मैं ही बेचती हूँ, तो उसके प्राइस पे मेरा पूरा कंट्रोल रहेगा, क्योंकि मैं ही बना रही हूँ और मैं ही बेच रही हूँ। अकेले सिर्फ एक कमोडिटी ऐसा है, पर्टिकुलर कोई कमोडिटी जिसको मैं ही बना रही हूँ, मैं ही बेच रही हूँ, तो उसके प्राइस पे मेरा फुल कंट्रोल रहेगा। मैं जब चाहूँ उसका प्राइस बढ़ा सकती हूँ और जब चाहूँ उसका प्राइस घटा सकती हूँ। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं क्या है, नेचर ऑफ द कमोडिटी। If the commodity is of homogeneous nature, that is identical in all respects, then it is sold at a uniform price. अगर कोई ऐसा सामान है जो identical in all respects मतलब हर तरीके से सेम है, हर तरीके से सेम है। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर चावल है, कोई एक पर्टिकुलर तरीके का चावल है, मान लीजिए बासमती चावल की बात हो रही है, ठीक है। तो इफ द कमोडिटीज ऑफ होमोजीनियस नेचर इट इज सोल्ड एट अ यूनिफॉर्म प्राइस। ऐसा नहीं होगा कि किसी की, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उसके दुकान पे 500 रुपये किलो मिल रही है और वाई की दुकान पे 800 रुपये किलो मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर वो एक जगह 500 रुपये की किलो मिल रही है तो दूसरी जगह भी 500 की ही मिलनी चाहिए, क्योंकि वो होमोजीनियस है, वो सेम है, वो कुछ अलग नहीं दे रहा आपको कि वो 800 चार्ज करेगा। ठीक है, हाउएवर इफ द कमोडिटीज ऑफ डिफरेंशिएटेड नेचर like different brands producing same product, then it may be sold at different prices. differentiated products, अगर मान लीजिए आप ये वर्ड सुनते हैं तो इसका आप लोग सीधा सीधा एक एग्जांपल याद कर सकते हैं, टूथपेस्ट। ठीक है, पेप्सोडेंट आता है, कोलगेट आता है। पेप्सोडेंट जो है हो सकता है 100 रुपये में अपनी एक ट्यूब दे रहा हो और कोलगेट 50 रुपीज़ ही में दे रहा हो। तो क्या है, मतलब दो ब्रांड्स अलग अलग प्रोड्यूस किए, भले वो काम तो सेम ही करती कि दांत साफ करेंगी, लेकिन क्या है, अब वो बोल देगा कि इसमें सॉल्ट है, इसमें ये है वो है, चीज़ों का वो बता देगा, उसका एडवर्टीजमेंट अच्छा कर देगा और वो क्या करेगा, अपना प्राइस दूसरे प्राइस पे सोल्ड करेगा और दोनों की प्राइस अलग हो सकती है। आगे पढ़ते हैं। Again, if the commodity has no close substitutes, then the seller can charge higher price from the buyers. मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ एक ही कंपनी प्रोड्यूस करी, मान लीजिए कोई ऐसा मसाला है, मान लीजिए कैच मसाले का एग्जांपल है, तो कि केवल कैच मसाला ही अच्छा होता है, ऐसा है, और कोई कंपनी प्रोड्यूस ही नहीं करती है मसाले, ठीक है, सिर्फ कैच वाले ही मसाले प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका कोई सब्सटीट्यूट तो है नहीं, तो लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली वहीं से मसाले खरीदेंगे, तो वो क्या करेगा, मसाले का प्राइस ज़्यादा ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। जब मूवमेंट की बात हो रही है तो या तो फॉर्म्स एंटर करेंगे या एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। इफ देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म्स, देन प्राइस विल बी स्टेबल इन द मार्केट। प्राइस स्टेबल रहेगा अगर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट रहेगी, मतलब जब भी चाहे हम कोई एक शॉप खोल सकते हैं जिसमें हम इंडस्ट्री से कोई गुड्स लेके प्रोड्यूस अरे गुड्स लेकर के बेच रहे हैं, या जब भी चाहे वो फर्म बंद कर सकते हैं या जब भी चाहे वो फर्म खोल सकते हैं। However, if there are restrictions on entry of new firms and exit of old firms, then a firm can influence the price at it has no fear of competition from other or new firms. अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि 10 फर्म काम कर रही है एक इंडस्ट्री में, 10 फर्म चीज़ें बेच रही है, वो 10 फर्म ही बेचेंगी। अगर ऐसा कर दिया जाए कि सिर्फ आप 10 फर्म ही ये सामान बेचेंगे,
तो क्या वो 10 फर्म जो है ज़्यादा चार्जेस नहीं करेगी? वो तो यही सोचेगी अरे सिर्फ हम ही 10 लोग को जब बेचना है तो हम लोग ज़्यादा चार्जेस ले लें। क्योंकि और तो कोई आ नहीं सकता है। और इस तरह अगर मान लीजिए कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट रहती है तो 10 से 15 फॉर्म भी हो सकते हैं, 20 फॉर्म भी हो सकते हैं, ठीक है, और लोग छोड़ के भी जा सकते हैं। तो उसमें क्या रहती है, प्राइस स्टेबिलिटी रहती है। लेकिन जैसे ही अगर ऐसा हो जाए कि सिर्फ 5 ही फॉर्म है और उन्हीं लोग को ही सिर्फ सामान बेचना है तो वो लोग ज़्यादा चार्जेस कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी के लिए। तो प्राइस क्या रहती है, इनस्टेबल हो जाती है, ज़्यादा प्राइस लोग चार्ज करने लगते हैं कि इज नो फ्रीडम ऑफ फियर ऑफ कंपटीशन, ठीक है, फियर कोई रहेगा ही नहीं कंपटीशन का। फोर्थ पॉइंट है नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस। इफ बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस then a uniform price prevails in the market. However, in case of imperfect knowledge, sellers are in a position to charge different prices. अगर कोई बायर है उसको पता नहीं है कि पेप्सोडेंट जो है वो सॉल्ट वाला ही जो पेस्ट है वो 100 रुपये में बेच रहा है और कोलगेट वही पेस्ट जो है 150 रुपये में बेच रहा है, तो वो क्या करेगा, 150 वाला खरीद लेगा। तो उसका क्या हो गया, 50 रुपये का लॉस हुआ ना। तो उसको मार्केट कंडीशंस का नॉलेज नहीं था, उसे चीज़ों के बारे में पता नहीं था। इसी तरह अगर सेलर्स जो हैं अगर उन्हें मार्केट कंडीशंस का नॉलेज नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करने लगते हैं, ठीक है। अगर परफेक्ट नॉलेज हमें, अगर मार्केट में हम सरवाइव करना चाहते हैं, अगर एज अ सेलर मार्केट में सरवाइव करना है तो हमें परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, ना कि इम्परफेक्ट नॉलेज। हमें पता होनी चाहिए कि चीज़ों का दाम क्या चल रहा है और हमें उसी के कॉम्पिटिटिव रेट्स ही लगाने चाहिए। मान लीजिए अगर 100 रुपये का पेस्ट कंपनी एक्स बेच रही है, मान लीजिए पेप्सोडेंट 100 रुपये का पेस्ट बेच रही है, तो कोलगेट अगर 200 का बेचेगा तो कभी कोई नहीं खरीदना चाहेगा, ठीक है। तो वो क्या करना चाहिए उसे, या तो वो 100 रुपये के आसपास बेचे लेकिन कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में बेचे ताकि लोग उसके भी सामान को प्रेफर करें, ठीक है, वरना वो बॉयकॉट एक तरह से हो जाएगा अगर वो ज़्यादा चार्जेस करने लगा। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। When factors of production can move freely from one place to another, then a uniform price prevails in the market. मोबिलिटी मतलब क्या होता है, चलना फिरना, गतिशीलता, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मैंने पहले भी वीडियोस में बताए हुए इनके बारे में, ठीक है। जब ये वन प्लेस टू अनदर फ्रीली मूव करते हैं तब मार्केट में क्या होता है, एक यूनिफॉर्म प्राइस चलता है, मतलब समान प्राइस चलता है, सेम प्राइस चलता है एक तरह से। हाउएवर इन केस ऑफ इमोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मान लीजिए फ्रीली नहीं मूव कर रहे हैं जो भी हमारे गुड्स हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, डिफरेंट प्राइसेस मार्केट में प्रीवेल करेंगे। मान लीजिए लैंड का प्राइस कहीं और कुछ और है, फिर मान लीजिए एक जगह है दिल्ली, उसमें लैंड का प्राइस कुछ और है, गुजरात में लैंड का प्राइस कुछ और है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो मार्केट कंडीशंस है उसमें भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे प्राइसेस लैंड के ज़्यादा हैं वहाँ मार्केट में जो है चीज़ों के प्राइसेस का ज़्यादा दाम लगाया जाएगा। यही अगर मान लीजिए लेबर का कॉस्ट अगर दिल्ली में कम हो और गुजरात में ज़्यादा हो, तो क्या दिल्ली वाले लेबर अगर फ्रीली मूव करें गुजरात में तो चीज़ों का खर्चा भी सेम होगा। अगर दिल्ली के लेबर्स 500 रुपये ले रहे हैं और गुजरात के 900 ले रहे हैं, और 500 वाले लेबर्स जो है गुजरात मूव करें या फ्रीली इधर से उधर मतलब कहीं भी मूव करें, तो क्या वो सेम ही तब कॉस्ट लगेगा, और जब सेम कॉस्ट लगेगा तो क्या उसको सेम दाम पे बेचा भी जाएगा, तो क्या होगा, मार्केट में एक यूनिफॉर्म प्राइस हो जाएगा। और यही अगर ये मोबिलिटी होती है तो गुजरात के लेबर्स ऑब्वियसली भाई ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं तो वहाँ चीज़ें ज़्यादा महंगी पड़ जाएंगी। थैंक यू। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।